जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। जो हमारा आजकल का टॉपिक चल रहा है वह है उत्तराखंड की प्रमुख यात्रा है। ठीक है, इसमें हम धार्मिक यात्राओं को कवर कर रहे हैं और नॉर्मल यात्राओं को भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको जो नंदा राजजात यात्रा थी उसको पूरी कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, नंदा राजजात यात्राएं दो होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी को हम कल कवर करवा चुके हैं। आज हम नंदा राजजात यात्रा छोटी को कवर करेंगे और इसके बाद और भी जो इसमें यात्राएं हैं, जितनी भी यात्राएं हैं, आज हम सारी की सारी यात्राओं को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी सेकंड नंबर की जो यात्रा है वह है नंदा देवी राजजात यात्रा छोटी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसे छोटी क्यों कहते हैं और उसको बड़ी क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो बड़ी है और ये है इसकी जो लंबाई और लेंथ होती है वो क्या है, छोटी है। ठीक है, और जबकि नंदा राजजात यात्रा वो हर 12वें वर्ष में आयोजित की जाती है, जबकि ये छोटी वाली प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली यह यात्रा करुड़ मंदिर से होकर, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है या पूछ सकता है कि जो जो नंदा राजजात यात्रा छोटी शुरू होती है वो किस मंदिर से शुरू होती है, उस मंदिर का नाम बताओ। तो वो मंदिर है करुड़ मंदिर। ठीक है, करुड़ मंदिर से यह शुरुआत होती है इसकी और फिर थराली जाती है। थराली के बाद नंद केसरी के बाद देवाल, फिर मुंडोली, उसके बाद बाण से होकर बेदनी बुग्याल तक जाती है और यहीं पर पूजा अर्चना के बाद यात्रा समाप्त हो जाती है। जबकि वो यात्रा यहाँ से भी आगे जाती है, त्रिशूल पर्वत के तलहटी पर वो यात्रा जाती थी। कौन सी, नंदा राजजात यात्रा बड़ी। ठीक है, तो ये यात्रा यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ये लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, फिर है जो थर्ड नंबर की हमारी यात्रा है वह है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यात्रा है। वो वीडियो में पूछा गया था, प्रश्न था, जो उत्तराखंड का 5वां धाम है वो कौन सा है, तो वो है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को हम 5वां धाम कहते हैं। ठीक है, इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। टिहरी जनपद के सीमांत उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रतिवर्ष सितंबर के माह में ये यात्रा कब होती है, प्रतिवर्ष सितंबर के माह में रुद्रा खतलिंग देवी यात्रा होती है और के माह में यह यात्रा संपन्न होती है टिहरी के घुट्टू से। कहां से शुरू होती है, टिहरी के घुट्टू से गंगी, विरोध, नौमुट्टी, भूमक उडियार, रुद्रा गौर तथा खतलिंग ग्लेशियर के समीप एक नदी है भृगु गंगा तक यात्रा की जाती है। ठीक है, खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है ये उत्तराखंड का 5वां धाम। इस यात्रा को हम कहते हैं टिहरी जनपद के सीमांत हिमालयी क्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। ये यात्रा भी प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जबकि सितंबर के माह में यह यात्रा संपन्न होती है। टिहरी के घुट्टू से गंगी, विरोध, नौमुट्टी, भूमक उडियार, उसके बाद रुद्रागौर तथा खतलिंग ग्लेशियर के समीप भृगु गंगा तक यह यात्रा की जाती है। ठीक है, यात्रा का नाम है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। जो चौथी यात्रा है जिसका नाम है वारुणी पंचकोशी यात्रा, यह यात्रा भी उत्तराखंड में प्रतिवर्षीय होती है। यह यात्रा केवल एक दिन में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसका आयोजन होता है एक दिन के अंतर्गत। उसके बाद फिर क्या है, इसमें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को इसका प्रारंभ मणिकर्णिका और बड़ेठी में वरुणा एवं भागीरथी के संगम पर स्नान के उपरांत शुरू होता है। ठीक है, अब ये यात्रा क्यों की जाती है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है ये यात्रा क्यों की जाती है, जो उत्तराखंड का एक पर्वत है जिसका नाम है वरुणा पर्वत, वो उत्तरकाशी के शीर्ष में स्थित है। उस पर्वत में भूस्खलन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो उत्तराखंड के लोगवासी हैं जो इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं वो क्या करते हैं, इस वरुणावत पर्वत के और चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद वरुणावत पर्वत की पूजा करते हैं और कहते हैं कि ये हे वरुणा पर्वत कि आप इस पर भूस्खलन ना आ पाए, इसलिए इसकी पूजा करते हैं, ताकि अगर भूस्खलन आता है जो शहरवासी हैं उनको बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब पर्वत में भूस्खलन आता है तो भूस्खलन के कारण जो वहां की बर्फ है वो पिघलती है और उस बर्फ को पिघलने में नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। जब बहाव तेज होता है तो शहर के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम इस वरुणावत पर्वत की पूजा करते हैं ताकि इस पर कोई भूस्खलन ना हो, इसलिए हम शहरवासियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं इसे
क्या होता है, उत्तरकाशी के शीर्ष पर स्थित वरुणावत पर्वत में भूस्खलन का खतरा बहुत है। अतः इसी संदर्भ में यात्रीगण गंगा जल लेकर 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करते हैं और शहरवासियों की सुरक्षा की कामना करते हैं। अगर ऊंचाई पर भूस्खलन होगा तो भूस्खलन के कारण हमारे बर्फ पिघलेंगे, अगर बर्फ पिघलेगा तो ग्लेशियर टूटेंगे और उससे क्या होगा, ढलान पर जो पानी का बहाव बहुत तेज हो जाएगा। जब बहाव बहुत तेज होगा, जो मैदानी एरिया है वहां लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग इसकी पूजा करते हैं कि ताकि ये वह यहाँ पर कोई भी भूस्खलन ना आ पाए। ठीक है, अब बहुत से लोग इसको समझ गए होंगे। ये है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति। तो एक ऐसे लोग हैं यहाँ जो दूसरों की कामना करते हैं। उत्तराखंड हमारा एक राज्य, बहुत अच्छा एक राज्य हम इसे कह सकते हैं। फिर जो हमारी पांचवी यात्रा है वह है सहस्त्र महासर ताल। अब सहस्त्र ताल और महासर ताल के बीच एक यात्रा होती है जिसे हम सहस्त्र और महासर ताल की यात्रा कहते हैं। यह यात्रा टिहरी से शुरू होकर बूढ़ा केदार के महासर ताल तक जाती है। कहां से? महासर ताल तक। यह यात्रा टिहरी से शुरू होकर बूढ़ा केदार के महासर ताल से गुत्तू और सहस्त्र ताल समूह तक जाती है। गुत्तू एक जगह है, गुत्तू और सहस्त्र ताल समूह तक जाती है। देवी देवताओं की डोली व निशान, निशान आपको पता होगा ध्वज को बोलते हैं। जब आप कोई पूजा पाठ करने के लिए आपकी पूजा होती है तो आप क्या करते हैं, एक आपके पास ध्वज होता है यानी कि झंडा टाइप का होता है, जिससे पहाड़ी में या फिर वैसे भी इसको निशान कहते हैं। ध्वज के साथ यात्रा भाद्रपद के महीने में होती है। ये यात्रा कब होती है? भाद्रपद के महीने यानी कि भदौ बोलते हैं कुमाऊनी में, भदौ के महीने में यह यात्रा। अब हम छठे नंबर की जो यात्रा है वह है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसे हम कंप्लीट कवर करेंगे एक फाउंडेशन क्लास के रूप में। ठीक है, तो स्टार्ट करती है जो हमारी छठी यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये नंबर मैंने अपने हिसाब से दिए हैं, कोई छठे नंबर के, सातवें नंबर के, आठवां नंबर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से ये नंबर डाल रखे। ठीक है, टोटल मैंने 8 यात्राएं आपको कंप्लीट करा रखी है। और भी जितनी यात्राएं थी, वो जितनी भी इसमें यात्राएं थी वो सारी की सारी कवर कराई है। एक दो कोई छूट गया होगा तो छूट गया होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यह यात्रा प्रति वर्ष जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक शुरू होती है। ठीक है, हर वर्ष होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हर वर्ष होती है, जो जून के प्रथम सप्ताह यानी कि जून से स्टार्ट होती है और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यात्रा पूर्ण होती है। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका, इस यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं विकास मंडल निगम तथा आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के सहयोग से इस यात्रा को कराया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग इस यात्रा का आयोजन करते हैं? इसमें है भारतीय विदेश मंत्रालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा आईटीबीपी के सहयोग से इस यात्रा को कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, और भारत, नेपाल, चीन के साथ समझौता हुआ है। अभी यह क्वेश्चन बनाया गया था हाल ही में, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम जो 19 जनवरी को हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसमें कौन से 3 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो वो 3 के 3 देश है, भारत, नेपाल और चीन के साथ यह समझौता हुआ है। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। उसके बाद फिर क्या है, इस यात्रा का आयोजन दिल्ली से शुरू होकर, इस यात्रा का आयोजन कहां से शुरू होता है? दिल्ली से शुरू होकर धारचूला तक बस से होता है। ठीक है, दिल्ली से धारचूला तक बस से इस यात्रा करते हैं और उसके बाद धारचूला से 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। धारचूला से 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। सड़क मार्ग आगे तक है, जो सड़क मार्ग है आगे तक भी बनाया जा रहा है। ठीक है, आजकल उसका काम चल रहा है, बन जाएगा तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इस यात्रा के दौरान भूस्खलन क्षेत्र मालपा और ओम पर्वत दर्शनीय है। एक तो भूस्खलन क्षेत्र मालपा और एक ओम पर्वत इस यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मालपा भूस्खलन कब हुआ था? अगस्त में हुआ था, 18-19 अगस्त को जो मालपा भूस्खलन हुआ था उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। वो ऑपरेशन है ब्लू एंजल। ठीक है, ब्लू एंजल ऑपरेशन है, वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इस यात्रा का अंतिम जो भारतीय स्थल है वो नौवी ढांग है। ठीक है, नौवी ढांग, सुखी ढांग नहीं, नौवी ढांग, ये भी पिथौरागढ़ में ही होगा। इस यात्रा का अंतिम भारतीय स्थल जो है वो नौवी ढांग है।
अंतिम पड़ाव इसका लिपुलेख दर्रा है। आपसे ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किस दर्रे से होकर जाती है, तो वो दर्रा है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो आप इसको याद करना, अंतिम पड़ाव भी कौन सा है, लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, उसके बाद फिर जो 7वीं यात्रा है जिसका नाम है पवाली कांठा केदार यात्रा। ठीक है, यह यात्रा टिहरी गढ़वाल के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक की जाने वाली पैदल यात्रा है, जिसकी दूरी है 29 किलोमीटर। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, 29 किलोमीटर की यह दूरी है। एक बार क्वेश्चन बना था, जो पवाली कांठा केदार यात्रा की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है, तो वो 29 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, उसके बाद जो आगे का इसका पॉइंट है वो है अगस्त सितंबर के महीने में देवी देवताओं की डोली के साथ की जाती है। ठीक है, ये कब की जाती है, अगस्त सितंबर के महीने में देवी देवताओं के डोली के साथ यह यात्रा की जाती है। ठीक है, फिर इसके जो मेन जो पॉइंट है, माटिया बुग्याल पवाली कांठा से त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ तक जाती है। ये याद रखना, माटिया बुग्याल। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो माटिया बुग्याल है वो किस यात्रा के दौरान आता है, तो आप कह सकते हैं वो पवाली कांठा केदार यात्रा के दौरान माटिया बुग्याल पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ तक इसकी यात्रा खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर जो हमारी 8वीं यात्रा है और जो हमारी आज की अंतिम यात्रा है और मोस्ट इंपोर्टेंट यात्रा है, इससे क्वेश्चन 1 या 2 अवश्य ही आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा इसकी शुरुआत 1974 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध यात्रा के रूप में की जाती है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो कौन करता है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी करती है। वो भी कहते हैं कि हम इस यात्रा के दौरान कुछ खोजना या कुछ शोध करना चाहते हैं, और तो इसके रूप में की थी। ठीक है, जिसके बाद पहाड़ संस्था द्वारा 1984 में, उसके बाद फिर पहाड़ संस्था थी उन्होंने भी 1984 और 1994 में इसका आयोजन किया था। 1984 में पहाड़ संस्था द्वारा और 1994 में भी पहाड़ संस्था द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होती है। कहाँ से होती है, अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य भी पिथौरागढ़ में है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। वो वहां से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, और यात्रा कहाँ तक जाती है, उत्तरकाशी के आराकोट। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आराकोट है वो कहाँ पड़ता है, वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आराकोट। ठीक है, ये एक पैदल पर्यावरण यात्रा है। पैदल पर्यावरण लिखा है दोस्तों, खास तौर पर ध्यान रखना, पर्यावरण लिखा है। पर्यावरण से क्वेश्चन बनने के पूरे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, पर्यावरण यात्रा है। ये टोटल इसकी जो दूरी है वो है 1140 किलोमीटर की, और यह पैदल यात्रा है। अब कहाँ पिथौरागढ़, अगर हम मैप में देखेंगे तो इस तरफ कहाँ है, इस तरफ जो है वो है पिथौरागढ़, और यहाँ जो पड़ता है वो पड़ता है उत्तरकाशी। इतनी सब लंबी जो पैदल यात्रा है। ठीक है, अब इस यात्रा के कुछ ना कुछ उद्देश्य तो रहते होंगे। पहले देखते हैं, जो इसकी यात्रा का जो टाइमिंग होता है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। ठीक है, यानी कि 1984 में हुई थी, 1994 में, उसके बाद फिर कब हुई थी, 2004 में, और उसके बाद जब हुई थी 2014 में। ठीक है, और 2014 के बाद 2024 में यात्रा हुई होगी। ठीक है, इस यात्रा का उद्देश्य है पहाड़ियों, गांवों और उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। किस किस की, जो पहाड़ियां होती है, जो कौन सी पहाड़ी, कैसा, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इन सब के बारे में, गांव की संस्कृति, बोली, भाषा ये क्या है, इस सब के बारे में हमें देखना था। इसलिए इस यात्रा का हमने शुरुआत की थी। ठीक है, के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा वन सुरक्षा, वनों की जो सुरक्षा कैसे हो सकती है, विकेंद्रीकरण कैसे होगा, युवाओं का जो प्लान हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत हो रहा है वो प्लान को कैसे रोका जा सकता है, या फिर वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। ये सब इस यात्रा का क्या था, मेन उद्देश्य था। ठीक है, ऐसी यात्रा उत्तराखंड के अंतर्गत होती है। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वह है 5वीं अस्कोट आराकोट यात्रा 2014 में की गई थी। ठीक है, यानी कि ये 5वीं थी, तो इससे पहले 2004 में होगी वो चौथी होगी, और ये 1994 में कब होगी, 1994 में ये तीसरी, और ये दूसरी, और 1974 में पहली। ठीक है, याद हुआ होगा आपको, अच्छे से याद करना। ठीक है, यानी कि जो पहली अस्कोट आराकोट यात्रा 1974 में हुई थी, दूसरी 1984 में, तीसरी 1994 में। जो 1974 वाली है उसको गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। 1984 और 1994 में पहाड़ संस्था द्वारा इसके आयोजन किया गया था। ठीक है,
5वीं अस्कोट आराकोट यात्रा 2014 में की गई थी। उसके बाद शेखर पाठक अब तक के सभी यात्राओं में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, जो शेखर पाठक है वो क्या है, अब तक के जितनी भी यात्रा हुई है इसमें शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, वो है शेखर पाठक जी। ठीक है, उसके बाद फिर जो लास्ट पॉइंट है हमारा, 6वीं अस्कोट आराकोट यात्रा 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही का करंट अफेयर ही बन सकता है। जो अस्कोट आराकोट यात्रा कब शुरू हुई थी, 25 मई 2024 को शुरू हुई थी और 8 जुलाई 2024 तक इस यात्रा का कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और इस यात्रा का थीम क्या था, इस यात्रा का थीम था स्रोत से संगम, यानी कि कौन सी नदी किस स्रोत से निकलती है और कहां तक पहुंचती है, इसकी क्या थी, सी थीम थी। ठीक है, इसकी थीम स्रोत से लेकर संगम तक थी। हमने जो उत्तराखंड की जो यात्राएं हैं इसके अंतर्गत बहुत सी धार्मिक यात्राएं हैं और बहुत सी नॉर्मल यात्राएं हैं। हम धार्मिक यात्राओं को भी कवर कर चुके हैं और नॉर्मल यात्राओं को भी कवर कर चुके हैं और हमने फुल डिटेल से इस क्लास को देखा है। तो आपको अगर पसंद आया होगा तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।